क्वेश्चन नंबर 1, हाल में ही किस निगम के द्वारा हाइड्रोजन ईंधन सेल यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित बसों और इलेक्ट्रिक कारों का संचालन प्रारंभ किया है? तो हाल में ही एनटीपीसी ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड बसों और इलेक्ट्रिक कारों का संचालन प्रारंभ किया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल में ही 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड बसों और 10 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की हैं और इनको जो है नई दिल्ली और लेह में लॉन्च किया है एनटीपीसी ने। और एनटीपीसी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई मोबिलिटी सोल्यूशन प्रदान करने का काम कर रहा है और इसके लिए एनटीपीसी ने राज्यों में चार्जिंग का बुनियादी ढांचा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की कोशिश की है और इसी योजना के तहत एनटीपीसी ने फरीदाबाद में 90 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं। तो याद रखिएगा कि हाल में ही एनटीपीसी ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड बसें और इलेक्ट्रिक कारें चलाई हैं और ये 10 बसें और 10 कारें चलाई गई हैं जो कि नई दिल्ली और लेह में चलाई गई हैं। और आजकल एनटीपीसी जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई मोबिलिटी सोल्यूशन प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। अब आइए हाइड्रोजन फ्यूल सेल के विषय में जानते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज किया जाता है और इससे बिजली बनाई जाती है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा और इसमें हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। फ्यूल सेल के कुछ फायदे हैं जिसमें कि बार बार इसको चार्ज नहीं करना पड़ता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बसों में चार्जिंग पॉइंट चाहिए होते हैं चार्ज करने के लिए बार बार, लेकिन फ्यूल सेल में ये खूबी होती है कि इसको बार बार चार्ज नहीं करना पड़ता है। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है इसके कुछ लाभ हैं, जैसे कि इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है और इसमें रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं होता। ये ईंधन काफ़ी फ्लेक्सिबल है और ये ध्वनि प्रदूषण के लिए भी अच्छा है, शांत रहता है और इस प्रकार से ये ग्रीन एनर्जी का एक अच्छा स्रोत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व मलेरिया दिवस यानी कि वर्ल्ड मलेरिया डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। हाल में ही 25 अप्रैल 2020 को विश्व स्तर पर वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया और इसको मनाने का उद्देश्य मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना है। और वर्ल्ड मलेरिया डे 2020 का थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ये इसका थीम है, इसको जरूर से याद रखिएगा। ये वर्ल्ड मलेरिया डे 2020 का थीम है। अब आइए वर्ल्ड मलेरिया डे के इतिहास के विषय में जान लेते हैं। तो विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में हुई थी और बाद में इसे वर्ष 2008 से विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो याद रखिएगा कि पहली बार वर्ष 2008 में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था और इसके पहले इसे अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता था और इसको मनाने का उद्देश्य है मलेरिया के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। और वर्ष 2001 के बाद से अफ्रीकी सरकारें इसे अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में मनाने लगी थी और उसके बाद वर्ष 2008 से इसे विश्व स्तर पर विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र में इसको वर्ल्ड लेवल पर मनाने का पास किया था। तो याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र में इसको वर्ल्ड लेवल पर मनाने का प्रस्ताव पास किया था। क्वेश्चन नंबर 3, हाल में ही किस संस्थान के द्वारा भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ किया गया है? तो अभी हाल में ही यूएनओडीसी ने भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ कर दिया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। यूएनओडीसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, ये इसका पूरा नाम है और इसने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम है एजुकेशन फॉर जस्टिस। इसके तहत इसने भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ कर दिया है। तो याद रखिएगा कि भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ यूएनओडीसी ने किया है और यूएनओडीसी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम और इसने जो है एक प्रोग्राम चलाया था एजुकेशन फॉर जस्टिस, जिसके तहत जो है भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ किया गया है।
और ये जो लॉकडाउन लर्नर सीरीज है इसमें भारत में टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन हो सकेगा ऑनलाइन, इसके लिए इसको शुरू किया गया है। और यूएनओडीसी का मुख्यालय जो है ऑस्ट्रिया के वियना में है और यूएनओडीसी की महानिदेशक जो है उनका नाम है घड़ा फती वाले। तो याद रखिएगा यूएनओडीसी की जो महानिदेशक हैं उनका नाम है घड़ा फती वाले और यूएनओडीसी का पूरा नाम याद रखिएगा। और इसको जो है लॉकडाउन लर्नर सीरीज जो है यूएनओडीसी ने भारत में चालू की है और इसको एजुकेशन फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत चालू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल में ही किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट तैनात किया है? तो हाल में ही केरल की राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट तैनात किया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। हाल में ही केरल के एर्नाकुलम में सरकारी हॉस्पिटल में कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक एक रोबोट तैनात किया गया है और इस रोबोट का इस्तेमाल मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में रह रहे मरीजों की सहायता के लिए किया जा रहा है। और ये जो कर्मी बोट रोबोट है इसको असीमोव रोबोटिक्स नामक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो याद रखिएगा कि कर्मी बोट रोबोट को असीमोव रोबोटिक्स के द्वारा बनाया गया है और इस रोबोट के फायदे ये हैं कि डॉक्टर दवाइयाँ और जरूरी चीजें कोविड-19 के मरीजों तक बिना किसी फिजिकल संपर्क के पहुंचा सकते हैं और जो पीपीई किट है उसकी भी कमी है इस समय, तो उसका भी एक सोल्यूशन है कि पीपीई किट के बिना भी डॉक्टर मरीजों का इलाज कर सकते हैं इस रोबोट के थ्रू। और इस रोबोट की वहन क्षमता है 25 किलोग्राम, यानी ये 25 किलोग्राम भार तक का सामान पहुंचा सकता है मरीज तक और इसकी जो स्पीड है वो है प्रति सेकंड 1 मीटर, यानी कि ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। तो याद रखिएगा कर्मी बोट रोबोट जो है केरल की राज्य सरकार ने तैनात किया है और इसको असीमोव रोबोटिक्स के द्वारा बनाया गया है। ये मरीजों तक कोविड-19 के मरीजों तक जरूरी चीजें आसानी से पहुंचा सकता है। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के सीएम जो है मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, तो इनके नाम भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन व्यक्ति हाल में ही केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख बनाए गए हैं? तो अभी हाल में ही संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख बनाया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। हाल में ही 26 अप्रैल 2020 को आईएएस अधिकारी संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है और संजय कोठारी इसके पहले राष्ट्रपति के सचिव के रूप में काम कर रहे थे और केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिव के प्रमुख के रूप में केवी चौधरी वर्क कर रहे थे, परंतु ये रिटायर हो गए थे जून 2019 में। उसके बाद से यह पद खाली था केंद्रीय सतर्कता आयोग में, तो इसलिए अब संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयोग का आयुक्त बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल में ही पूर्व क्रिकेटर ग्रीन वॉटसन का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? तो अभी हाल में ही पूर्व क्रिकेटर ग्रीन वॉटसन का निधन हो गया है और वह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी थे। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ग्रीन वॉटसन का भी हाल में ही निधन हो गया है। वह मध्यक्रम बल्लेबाज थे और मीडियम पेसर के रूप में टीम में शामिल हुए थे और उन्होंने टोटल 5 टेस्ट मैच खेले थे और 1972 में उन्होंने 2 एक दिवसीय मैच खेले थे, वनडे मैच खेले थे और अभी हाल में ही इनका निधन हो गया है ग्रीन वॉटसन का और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे, तो याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7, हाल में ही कौन केंद्रीय सूचना व प्रसारण विभाग के नए सचिव बने हैं? तो अभी हाल में ही अमित खरे केंद्रीय सूचना व प्रसारण विभाग के नए सचिव बने हैं। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। हाल में ही 26 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीर्ष नौकरशाही में बड़े फेरबदल किए हैं और इन्होंने वर्ष 1985 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी अमित खरे को सूचना व प्रसारण विभाग का सचिव बना दिया है और इसके अलावा स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है और पीएमओ में अतिरिक्त सचिव के रूप में वर्क कर रहे थे तरुण बजाज और अब तरुण बजाज को आर्थिक मामले के विभाग का प्रभार दिया गया है। तो याद रखिएगा अमित खरे को केंद्रीय सूचना व प्रसारण विभाग का सचिव बनाया गया है और ये जो है अमित खरे ये झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और अब ये सूचना व प्रसारण विभाग के सचिव के रूप में वर्क करेंगे और स्वास्थ्य सचिव के रूप में प्रीति सूदन का कार्यकाल पूरा हो गया था लेकिन इनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है
और इसके अलावा पीएमओ में अतिरिक्त सचिव के रूप में तरुण बजाज वर्क कर रहे थे, जिनको अब आर्थिक मामले के विभाग का प्रभार दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल में ही फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अभी हाल में ही फीफा ने नई रैंकिंग जारी की है और इसमें भारत को 108वां स्थान मिला है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। हाल में ही भारतीय फुटबॉल टीम ने फीफा की नई रैंकिंग में अपनी 108वीं रैंक को बरकरार रखा है, यानी कि भारत पहले भी फीफा की रैंकिंग में 108वें पायदान पे था और अभी भी है। इसके अलावा बेल्जियम पहले स्थान पर है और फ्रांस जो है वो दूसरे स्थान पर है। हमें याद रखना चाहिए पिछला वर्ल्ड कप फ्रांस ने जीता था और ब्राजील तीसरे स्थान पर है इस रैंकिंग में। तो ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जो कि फीफा की नई रैंकिंग में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर हैं, जिसमें कि बेल्जियम पहले स्थान पर है, वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस दूसरे स्थान पर है और ब्राजील तीसरे स्थान पर है। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज़ूरिक शहर में है और फीफा के अध्यक्ष का नाम है जियानी इन्फैंटिनो, तो इनका नाम याद रखिएगा। और फीफा की नई रैंकिंग में भारत को 108वां स्थान प्राप्त हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल में ही पुणे के आगरकर अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित बैक्टीरिया पहचान सेंसर का नाम क्या है? तो अभी हाल में ही पुणे के आगरकर अनुसंधान संस्थान ने बैक्टीरिया को पहचानने वाला एक सेंसर बनाया है और इस सेंसर का नाम है बग स्नीफर। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। हाल में ही पुणे के आगरकर अनुसंधान संस्थान ने बैक्टीरिया को पहचानने वाले एक सेंसर का निर्माण किया है जिसका नाम है बग स्नीफर और ये एक बड़ी हाईली सेंसिटिव और काफ़ी सस्ता सेंसर है और इसका नाम जो है बग स्नीफर रखा गया है। शोधकर्ताओं ने इसका नाम बग स्नीफर रखा है और ये एक पोर्टेबल उपकरण है जिसके माध्यम से 1 मिलीमीटर के सैंपल में अगर मान लीजिए मात्र 10 बैक्टीरिया भी हैं, बैक्टीरिया सेल्स हैं, तो उनका पता लगाया जा सकेगा और ये काफ़ी फास्ट भी है। इसको 30 मिनट में ये डिटेक्ट कर लेगा। तो याद रखिएगा कि पुणे के आगरकर अनुसंधान संस्थान ने अभी एक नया बैक्टीरिया पहचान सेंसर बनाया है और इसका नाम रखा है बग स्नीफर और ये काफ़ी हाईली सेंसिटिव है और काफ़ी सस्ता भी है और ये 1 मिलीमीटर के नमूने में 10 बैक्टीरिया सेल्स भी हों तो उनको पहचान लेगा और इसके लिए ये मात्र 30 मिनट लेता है। क्वेश्चन नंबर 10, सीमा सड़क संगठन के द्वारा रावी नदी पर किस परियोजना के तहत स्थायी पुल का निर्माण किया गया है? तो अभी हाल में ही सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रावी नदी पर एक नए स्थायी पुल का निर्माण किया है और इसको जो है चेतक परियोजना के थ्रू कंप्लीट किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। हाल में ही सीमा सड़क संगठन ने चेतक परियोजना के अंतर्गत रावी नदी पर एक स्थायी पुल का निर्माण किया है और इसको जो है 23 अप्रैल 2020 को कंप्लीट किया गया है सीमा सड़क संगठन के द्वारा और इसको पंजाब में रावी नदी के ऊपर बनाया गया है और इसको चेतक परियोजना के तहत बनाया गया है। इसमें टोटल 1789 करोड़ रुपए की लागत आई है और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट चेतक और इसके अलावा रावी नदी को इरावती नदी भी कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा।